बच्चों, तो आ गए हैं हम आज आपके लिए नया सा लेक्चर लेकर। और जैसा कि आपको पता है क्या चल रहा है, क्लास 12th का वंशागति के आणविक आधार वाला चैप्टर चल रहा है और उसका आज हम L3 लेकर आए हैं, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज ही हम पढ़ने वाले हैं कुछ स्पेशल। और देखते हैं क्या है। तो चैप्टर फ्लो आपको पता ही है कि ये सारी चीजें हमें पढ़नी है। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं, पहला हम पढ़ने वाले हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड, उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं द्विकुंडलन मॉडल, उसके बाद चारगाफ का नियम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और वॉटसन व क्रिक द्वारा प्रस्तावित डीएनए द्विकुंडली जो प्रणाली थी के महत्वपूर्ण लक्षण क्या थे, उन्होंने जो डबल हेलिक्स मॉडल दिया था उसके क्या इंपॉर्टेंस है, क्या चीजें हैं, वो सारी देखेंगे। तो पहले शुरुआत करते हैं हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स का निर्माण से शुरू करते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो 3 चीजों से मिलकर बने होते हैं, पेंटोस शर्करा, फॉस्फोरिक अम्ल या फॉस्फेट ग्रुप, और उसके बाद साथ में होता है नाइट्रोजनिक क्षार। और ये भी हमने देखा था कि नाइट्रोजनी क्षार और पेंटोस जब मिलते हैं तो हम उसे न्यूक्लियोसाइड कहते हैं, और न्यूक्लियोसाइड में जब फॉस्फेट जुड़ता है तो न्यूक्लियोटाइड बनता है। तो एक बार हम देख लेते हैं कि न्यूक्लियोटाइड तो हमने बना दिया था, लेकिन वो कैसे आपस में जुड़ते हैं और पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाते हैं वो आज हमें देखना है। यानी जिस माला की हमने बात की थी, लंबी लंबी जो श्रृंखलाओं की बात की थी, उसमें बंध कौन कौन से हैं वो देखना है। तो जहां तक हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने कि एक जो होता है वो पेंटोस शुगर होती है, 5 कार्बन युक्त इस तरह की। हमने उसमें बताया था कि उसके फर्स्ट पोजीशन पे क्या जुड़ता है, नाइट्रोजन बेस जुड़ता है, डिपेंडिंग अपॉन द प्यूरिन और पिरिमिडीन। जैसा भी होगा, हमने पोजीशन देखी थी कि जो प्यूरिन है वो फर्स्ट और 9th पोजीशन पे जुड़ता है, जबकि पिरिमिडीन जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे जुड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन जुड़ेगा, साथ ही में इस चीज को हम क्या कह देंगे, इस चीज को हम कह देंगे न्यूक्लियोसाइड, यहां तक की प्रोग्रेस को। तो जब पेंटोस शुगर पेंटोस शर्करा जब नाइट्रोजनिक क्षार से जुड़ती है, यानी कि जो नाइट्रोजनिक बेस है प्यूरिन और पिरिमिडीन, तो उनके बीच में क्या बनता है, एक बंध बनता है। यहाँ पे देखिए OH है, यहाँ पे OH है। अभी मैंने पूरा डायग्राम नहीं बनाया है क्योंकि मेन हमारा मकसद अभी कुछ और है, ये हम पढ़ चुके हैं स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे आप देखिए इन दोनों के बीच में एक बंध बन रहा है। इस बंध को ग्लाइकोसाइडिक बंध कहते हैं। ये नाम आपको याद रखना है। कौन सा बंध बन रहा है इसमें, ग्लाइकोसाइडिक बंध। मैंने कहा था मोती हमें अरेंज करने हैं, हमें मोती अरेंज करने हैं, इन मोतियों के बीच कुछ बंध लगेंगे, कुछ धागा लगेगा, वो धागों की अब हम बात करें तो एक तो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनता है, प्लस ये हो गया, क्या हो गया, पेंटोस शुगर प्लस नाइट्रोजनी बेस हमने जोड़े तो वो हमारा ग्लूको, जो हमारा पॉली न्यूक्लियोटाइड बनाना है हमें, तो अभी हम पॉली न्यूक्लियोटाइड बनाने से पहले क्या बना चुके हैं, न्यूक्लियोसाइड बना चुके हैं। अब इसमें हमें क्या जोड़ना है, फॉस्फेट ग्रुप जोड़ना है, यानी P जोड़ना है। फॉस्फेट ग्रुप जोड़ना है तो वो कहाँ जुड़ेगा, वो इस साइड जुड़ेगा, और फॉस्फेट ग्रुप जो है वो पेंटोस शुगर के तीसरे नंबर वाले कार्बन से जुड़ेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी कि यहाँ पे। और कैसे जुड़ेगा, नीचे वाला तो तीसरे वाले से जुड़ेगा। अभी हम बात कर रहे हैं इससे ऊपर वाले की, तो ऊपर वाला जो है, या इसको छोड़ो, अभी पहले 5वें से शुरू करते हैं, अभी कंफ्यूज हो जाओगे। ये 5वें नंबर वाला कार्बन देखिए, इस 5वें नंबर वाले कार्बन से हमें फॉस्फेट ग्रुप जोड़ना है। ठीक है, फॉस्फोरिक अम्ल जोड़ना है। वो कैसे जुड़ेगा उसको हम यहाँ नीचे देख लेते हैं अलग से। ये हो गई हमारी पेंटोस शुगर। देखिए अब मैं पूरा नहीं बना रही इसका स्ट्रक्चर, क्योंकि ये हम देख चुके हैं, यहाँ से नाइट्रोजन जुड़ चुका है, नाइट्रोजनिक बेस जुड़ चुका है। इधर हमारे पास है 5वें नंबर का कार्बन, और उसके साथ हम देख चुके हैं OH है। तो क्या मैं एक बार के लिए OH को इधर लिख सकती हूँ,
भाई आप CH2 ऐसे लिखो, CH2OH ऐसे लिखो, और कई बार ऐसे भी लिख सकते हैं इसे। कब? जब हम स्ट्रक्चर बना रहे हो, जब हमें कोई चीज समझानी है। ऐसा नहीं कि आप एग्जाम में इसकी जगह ये लिखो और बोलो कि सही है। जब हम बंद बनाने की प्रक्रिया करते हैं तो कई बार हम H या OH को जो है वो कभी राइट और लेफ्ट साइड लिख सकते हैं, वो एग्री करता है, क्योंकि हमें समझाना कुछ और है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एक OH ग्रुप है, इधर से फॉस्फेट आएगा। फॉस्फेट आपको पता है क्या था? फॉस्फेट जो था वो था P O OH, इधर भी OH और इधर भी OH। पहले मैंने O ऊपर बनाया था, पहले वाले जब हमने फॉस्फेट किया था, लेकिन फॉर्मूला तो वही रहेगा। अब O की पोजीशन मैंने चेंज कर दी क्योंकि हमें उससे काम है अभी, ठीक है। वैसे पहले मैंने O ऊपर बनाया था, जब लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या होता है यहाँ पे, यहाँ से OH और यहाँ से H निकल जाता है। इट मीन्स क्या होगा? लॉस ऑफ H2O। ये देखिए क्या हो गया है, हमारा वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल गया है। इस वाटर के मॉलिक्यूल से बाहर निकलने से हमारा ये बंद बन जाएगा, मतलब इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा? एक बॉन्ड बन जाएगा, जो कि ये वाला होगा। अब इसको मैं इधर यहाँ पे प्रदर्शित कर रही हूँ, यही हमारी पेंटोज शुगर। अब मैं देखो पेंटोज शुगर को सीधी ऐसी बना रही हूँ, कार्बन वार्बन कुछ नहीं बना रही। यहां से हमारा नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजनिक बेस जुड़ा हुआ है, ठीक है। यहां पे यानी कि CH2 के साथ H भी है, हालांकि अभी ये H जो H2 है उसके साथ क्या जुड़ चुका है? P, यानी फॉस्फेट ग्रुप जुड़ चुका है। अब पूरे फॉस्फेट को मैंने गोले के रूप में प्रदर्शित कर दिया है, फॉस्फेट। अब ये वाला बंध तो ग्लाइकोसाइडिक बंध है, लेकिन ये वाला जो बॉन्ड है इसे हम कहते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, या कई बुक्स में फॉस्फोएस्टर बॉन्ड भी लिखा हुआ है, कोई उसमें गलत नहीं है, ठीक है। फॉस्फो डाई एस्टर बंध। तो ये दो तरह के बंध जो है वो न्यूक्लियोटाइड को आपस में, न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट ग्रुप को जोड़ने वाला अलग, और न्यूक्लियोसाइड बनाने के लिए नाइट्रोजनिक बेस और पेंटोज शुगर को बनाने वाले, ये दो बॉन्ड है, ये काम में आते हैं एक न्यूक्लियोटाइड बनने में। अब ये हमारी इकाई पूरी कंप्लीट हो गई है, जिसको हम क्या कह रहे हैं? न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। अब हमें क्या बनाने हैं? ऐसे ही, क्योंकि हमने बोला कि जो न्यूक्लिक अम्ल है वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला है, मतलब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलकर क्या बनाए हुए हैं? एक श्रृंखला बनाए हुए हैं, जिसको हम न्यूक्लिक। तो ऐसे कैसे हमें क्या करने पड़ेंगे? बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जोड़ने पड़ेंगे और एक लंबी संरचना बनानी पड़ेगी, श्रृंखला बनानी पड़ेगी। वो कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। चलिए, तो अब आप ध्यान से सुनेंगे मेरी बात को। ये हमारा एक पेंटोज शुगर है, यहां पे जुड़ जाएगा नाइट्रोजन बेस, इधर के 5वें कार्बन से जुड़ जाएगा फॉस्फेट ग्रुप, ये हो गया न्यूक्लियोटाइड। अब इसी के साथ हमें दूसरा न्यूक्लियोटाइड भी जोड़ना है, वो कहां जुड़ेगा? तो ये आपको बात ध्यान में रखनी है कि अगर फर्स्ट यहां से शुरू हुई है तो फॉस्फेट हमें पता है कौन से कार्बन से जुड़ा हुआ है? 5वें कार्बन से। ये कौन से कार्बन से जुड़ा है? पहले कार्बन से। सेकेंड और थर्ड वाले को अब देखिए, थर्ड कार्बन जो कि पेंटोज शुगर में यहां था, यहां से अब जो होगा नेक्स्ट फॉस्फेट ग्रुप जुड़ेगा, यानी कि यहां पे अब क्या होगा? P जुड़ेगा, यानी कि फॉस्फेट ग्रुप जुड़ेगा। और साथ में क्या करेगा? इसका जो एक सिरा है वो अगले पेंटोज के कौन से सिरे से? 5वें सिरे से जुड़ेगा। कैसे? वही सेम सिचुएशन, ये O, क्या इसको मैं अलग कलर से बना दूं आपको दिखाने के लिए, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा।
यहाँ पे जो बॉन्ड बन रहा है भाई, फॉस्फेट और पेंटोस शुगर के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो तो फास्फोएस्टर बॉन्ड है, तो ये भी फास्फोएस्टर बॉन्ड होगा, ये भी फास्फोएस्टर बॉन्ड होगा, ये भी फास्फोएस्टर बॉन्ड होगा, और इनके और बीच में जो बन रहा है वो ग्लाइकोसाइड है। तो इस तरह न्यूक्लियोटाइड, ये पूरा क्या है, एक न्यूक्लियोटाइड। फिर यहां से लेकर यहां तक क्या है, फिर एक न्यूक्लियोटाइड। फिर अगला वाला फिर क्या हो जाएगा, फिर एक पूरा न्यूक्लियोटाइड आएगा। ये देखिए, तो इस तरह न्यूक्लियोटाइड की बहुत सारी श्रृंखलाएं आपस में जुड़ती रहेगी। और किस वे में जुड़ेगी, बुक में देखो एक लाइन लिख रही 3-5। अब क्या है ये 3-5, इसको सुनो। ये जो पांचवा कार्बन होता है जो फॉस्फेट से जुड़ा होता है उसको हम बोलते हैं 5' प्राइम भी बोलते हैं, कई लोग इसको 5 प्राइम भी बोलते हैं। और यहां से तीसरे से जुड़ा हुआ है तो इसको बोलेंगे 3 प्राइम। फिर यहां से पांचवे से जुड़ा हुआ है तो इसको 5 प्राइम। यानी कि अगर आप देखेंगे फॉस्फेट को तो बुक में जो लाइन लिखी हुई है उसको मैं आपको मीनिंग समझा रही हूँ। बुक में ऐसा लिखा है, फॉस्फेट ग्रुप पेंटोस शुगर से 3 प्राइम और 5 प्राइम पे जुड़ता है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब आपके सामने है कि फॉस्फेट जो है इस वाले के आगे अगर कुछ नहीं है तो इसको मत देखो, इस वाले फॉस्फेट को देखो। फॉस्फेट समूह पेंटोस शर्करा के 3 प्राइम और 5 प्राइम वाले सिरे से जुड़ता है। ठीक है, एक तरफ 5 वाले से जुड़ा है तो दूसरी तरफ 3 वाले से जुड़ेगा, एक तरफ 3 वाले से जुड़ा हुआ है तो दूसरे वाले के 5 वाले से जुड़ेगा। और अगर हम ऐसे ही लंबी श्रृंखलाएं बनाते जाए तो कहीं ना कहीं ये एंड होगी। तो इसका अंतिम सिरा कौन सा हो गया, 5 प्राइम। और मान लो हमने ये श्रृंखला यहाँ पे खत्म कर दी इधर, तो इसका कौन सा सिरा है, ये 3 प्राइम है ना, तो ये इसका सिरा कौन सा हो गया, लास्ट वाला 3 प्राइम। तो जो डीएनए बनता है उसमें ऊपर या आगे वाला सिरा अगर 3 प्राइम है तो पीछे वाला 5 वाला होगा, और अगर ऊपर वाला 5 प्राइम से शुरू हो रहा है तो नीचे जो लास्ट होगा वो 3 प्राइम पे खत्म होगा। ये बात पक्की है, ऑल्टरनेट दोनों हो सकते हैं। यहाँ पे 3 वैसे 5 से ही शुरू होता है। अगर यहाँ पे देखो फॉस्फेट ग्रुप नहीं है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप नहीं है, तो ये कहाँ से शुरू हो रहा है, 3 से, क्योंकि 5वां सिरा तो फॉस्फेट जुड़ा हुआ ही नहीं है। 3 से शुरू हुआ है तो 5 पे खत्म होगा, और 5 से शुरू हुआ है तो 3 पे खत्म होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम बहुत सारी चीजों को न्यूक्लियोटाइड को मिलाते हैं और इसीलिए फिर हमारा क्या बन जाता है, पॉली न्यूक्लियोटाइड। बात समझ में आई कैसे बना पॉली न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड को न्यूक्लियोटाइड से जोड़ते रहे, कौन से बॉन्ड से, वही फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड से। ठीक है, क्योंकि फॉस्फेट ही जोड़ रहा है इन सबको आपस में। तो अब क्या हम एक लाइन और लिखी हुई है बुक में, देखो कि पेंटोस शुगर और फॉस्फेट ग्रुप एकांतरित रूप से जुड़े हुए थे। क्या है ये, एकांतरित नहीं है, पहले पेंटोस फिर फॉस्फेट, फिर पेंटोस फिर फॉस्फेट फिर पेंटोस। एकांतरित का मतलब ऑल्टरनेटिव। तो देखो ये ऑल्टरनेटिव है, एक के बाद एक छोड़ के एक है। ये पेंटोस है, फिर फॉस्फेट आ गया, फिर पेंटोस आ गया, तो एकांतरित है ना, तो एकांतरित रूप से जुड़े होते हैं। तीसरी चीज जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पता नहीं आपको ध्यान है या नहीं, कि हमने 2 नाम लिए, एक तो न्यूक्लियोटाइड नाम लिया और एक हमने लिया न्यूक्लियोसाइड। इन दोनों में कुछ फर्क है जो आपको समझना है, उनकी शब्दों पे ध्यान देना है। ठीक है, वैसे आपको पता चल गया कि न्यूक्लियोसाइड क्या है। न्यूक्लियोसाइड क्या है, पेंटोस शुगर, पेंटोस प्लस, अब मैं शुगर नहीं लिख रही, शॉर्ट में ऐसे लिख रही हूँ, पेंटोस शुगर प्लस जो नाइट्रोजन बेस है हमारे, वो मिलके क्या बना रहे हैं, न्यूक्लियोसाइड। और पेंटोस शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस प्लस फॉस्फेट, ये तीनों मिलके क्या बना रहे हैं, न्यूक्लियोटाइड। इसमें टाइड वर्ड आ जाता है, इसमें साइड वर्ड आता है। ठीक है, यहाँ शॉर्ट में मैंने टाइड लिख दिया है, यहाँ पे ये साइड वर्ड आ जाता है। लेकिन इनके नाम में आपको बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन घुमा के ऐसे पूछा जाता है। आपको कोई यूनिट दे दी, कहा है आपको कि जैसे हम एडिनिन ले लेते हैं, नाइट्रोजनिक बेस आपको पता है प्यूरिन पिरामिड बहुत सारे हैं। अगर मैं यहाँ पे नाइट्रोजनिक बेस की फॉर्म में प्यूरिन की ले लूँ, कोई नाइट्रोजन बेस की फॉर्म में क्या ले लूँ, प्यूरिन, और वो भी कौन सा, एडिनिन ले लिया हमने। देखो ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रही हूँ, उसको जरा सुन लो, कंपटीशन एग्जाम में पूछा हुआ भी है इस पे क्वेश्चन। एडिनिन ले लिया मैंने, तो यहाँ पे मैंने ले ली पेंटोस शुगर, इससे मैंने जोड़ दिया एडिनिन। अब एन नहीं लिख रही हूँ क्योंकि नाइट्रोजनिक बेस तो हम दोनों प्यूरिन पिरामिड बोलते हैं, इसलिए एन लिख देते हैं यहाँ पे। अब मैंने फिक्स कर दिया, मैंने क्या लिया है, एडिनिन लिया है। एडिनिन को ऐड कर दिया, ये क्या यूनिट बनी है, ये बना है न्यूक्लियोसाइड।
न्यूक्लियोसाइड, ध्यान से सुनना इसको। अब इसका नाम क्या है? तो ऑप्शन जो है, अगर हम डीएनए की बात कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम डीएनए की बात कर रहे हैं, क्योंकि मैंने कहा हम न्यूक्लिक अम्ल की बात कर रहे हैं, डीएनए आरएनए में सेम होते हैं, लेकिन एडेनिन तो डीएनए में भी होता है और एडेनिन आरएनए में भी होता है। तो अगर मैं इस वाली यूनिट का नाम लिखना चाहूँ डीएनए के मैनर में, या मुझे जो ऑप्शन दिए हैं उस मैनर में, तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ डीऑक्सी। इसका नाम क्या होगा? जरा नाम पे ध्यान दे, डीऑक्सी। मैं नीचे ले रही हूं, ये डैश लगा रही हूं इसलिए, एडिनोसिन, ये इसका नाम है। क्या है? डीऑक्सी एडिनोसिन, या डीऑक्सी एडिनोसाइड भी बोलते हैं इसको कई जगह। दूसरा क्या नाम बोल सकते हैं आप? इसको ब्रैकेट में लिख दूं, एडिनोसाइड, क्योंकि डी लग रहा है। ठीक है, डीऑक्सी एडिनोसिन, क्योंकि पेंटोस शुगर के साथ क्या जुड़ा हुआ है? एडेनिन जुड़ा हुआ है। और मैंने कहा हम डीएनए की अगर बात करें, आरएनए की क्या बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? राइबो एडिनोसिन या राइबो एडिनोसाइड, इसमें साइड जुड़ जाता है। अगर मैं इसको न्यूक्लियोटाइड बना दूं, इट मीन्स मैंने यही पेंटोस शुगर ली, यही एडेनिन लिया, और मैंने अब इसमें क्या जोड़ दिया है? फॉस्फेट ग्रुप। अब इसका नाम क्या है? अब इसका नाम है डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। तो न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड के नाम को अच्छी तरह से आप याद रखेंगे कि अगर वो न्यूक्लियोसाइड है तो उसमें मोनोफॉस्फेट नहीं लगाएंगे, क्योंकि मोनोफॉस्फेट लगते ही वो क्या बन जाएगा? न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। सभी बुक्स में आई थिंक इसका एक, जितनी भी आप पढ़ेंगे सब में एक टेबल दे रखी है, सबके साथ एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन सबके साथ दे रखी है। तो वो आपको ध्यान रखना है कि जब न्यूक्लियोटाइड का नाम लिखेंगे तो ऐसा लिखना है, और न्यूक्लियोसाइड का नाम लिखेंगे तो आप उस पर या तो एडिनोसाइड, ग्वानोसाइड या ग्वानोसिन लगाएंगे, लेकिन ये मोनोफॉस्फेट नहीं लगाएंगे। इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, मोनोफॉस्फेट लगते ही वो न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा, क्योंकि उसमें फॉस्फेट ग्रुप जुड़ चुका है। आई बात समझ में? चलिए, यहाँ पे कहानी खत्म हुई। अब देखो ऐसी लंबी लंबी श्रृंखलाएं बन जाएंगी तो हमारे पास वही बहुत बारी क्या तैयार हो जाएगी? एक लड़ी तैयार हो जाएगी, जिसको हम बोलते हैं चेन या श्रृंखला। यानी हम क्या बोल सकते हैं इसको कि हमारी बैकबोन तैयार हो जाएगी डीएनए या आरएनए की। ठीक है, डीएनए के मैनर में बात करेंगे तो डीएनए की, आरएनए के मैनर में बात करेंगे तो आरएनए की। इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए एक साइंटिस्ट आए जिनका नेम था वॉटसन एंड क्रिक। ठीक है, जेम्स वॉटसन और क्रिक, फ्रांसिस क्रिक, दो साइंटिस्ट आए थे। उन्होंने एक मॉडल दिया डीएनए के लिए, और डीएनए का मॉडल जो था वो दिया गया वॉटसन एंड क्रिक से 1953 के अंतर्गत। ठीक है, उन्होंने यही, क्योंकि अब हम डीएनए पे आने वाले हैं। देखो हमने बोल दिया कि न्यूक्लिक अम्ल सेम दो टाइप के होते हैं, आरएनए और डीएनए। बेसिक जो अभी तक हमने स्ट्रक्चर बनाया, जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाए, वो दोनों में सेम रहेंगे, सिर्फ पेंटोस शुगर का फर्क होता है और एडेनिन थायमिन का फर्क होता है। तो अब हम आ जाते हैं डीएनए। अगर आपको डीएनए पूछा है तो आपको पूरा वही न्यूक्लियोटाइड बना के दिखाना है। बस आप वहां पे क्या करेंगे, पेंटोस शुगर कौन सी वाली बनाएंगे? डीऑक्सी वाली। ठीक है, और जब नाइट्रोजेनिक बेस की बात करेंगे तो उसमें थायमिन को इंक्लूड करेंगे, यूरेसिल को इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, वहां तक की कहानी दोनों में सेम रहेगी। अब द्विकुंडलिन मॉडल जो है वो वॉटसन की पुस्तक थी, यानी एक उन्होंने बुक लिखी थी, द डबल हेलिक्स। उसका नाम ही ऐसे रखा था, डबल हेलिक्स मतलब द्विकुंडलन। में उनके कार्य के बारे में रोचक जानकारी मिली। वॉटसन एंड क्रिक द्वारा द्विकुंडलित मॉडल निम्न दो प्रमाणों के आधार पर दिया था। ऐसा ही नहीं कि उनको नींद आई, उठे नींद से, चलो आज डीएनए का मॉडल लिखेंगे, है ना। वो कवि होते हैं ना, बुक खोल के बैठ जाते हैं कि चलो आज कोई नई कविता लिखेंगे। ऐसा नहीं था भाई, उनकी एक बुक थी, उन्होंने धीरे धीरे डीएनए का मॉडल दिया, एक बार में नहीं डीएनए का मॉडल दे दिया। पुरानी जो जानकारियां उनके पास मिली थी। अगर आप देखेंगे तो दो और साइंटिस्ट थे, एक रोजालिन और एक विलिंगसन, नाम आएगा उनका भी।
उन्होंने बहुत सारी रिसर्च की थी डीएनए पे, और उनकी रिसर्च का जो निचोड़ था वो वॉटसन भाई साहब और क्रिक भाई साहब ले गए कि भाई हम करेंगे डीएनए। खाली जो मेन काम था ना वो रोजालिन ने कर दिया था, लेकिन क्रेडिट जो है आज भी हम किसको देते हैं, वॉटसन एंड क्रिक को, क्योंकि भाई मेहनत भले ही उन्होंने की हो लेकिन कंक्लूजन तो उन्होंने निकाला ना। भाई जैसे पूरी बुक हम पढ़ लेते हैं, पूरी बुक पढ़ लेते हैं, लेकिन कंक्लूजन कहाँ निकलता है, जब हम उसके क्वेश्चन आंसर दे देते हैं, तब तो हमारा पढ़ा हुआ काम का है, वरना तू कौन मैं खाम खा वाला सदा खरमू जैसी स्थिति हो जाएगी। तो वैसा ही है भाई, बड़े भले उन्होंने पूरी बुक पढ़ ली हो, लिख दी हो, लेकिन कंक्लूजन तो वॉटसन एंड क्रिक ने निकाला था। तो उन्होंने कुछ प्रमाणों के आधार पर ये जो मॉडल है वो दिया था। एक तो वही रोजालिन फ्रैंकलिन, और एक हम पढ़ेंगे चारगाफ का लॉ। ये दो लॉ थे, देखते हैं क्या है। सबसे पहले था एक्सरे विवर्तन, यानी कि एक्सरे से डीएनए को देखा गया। क्रिस्टलोग्राफी की थी रोजालिन और फ्रैंकलिन विलिंगसन ने। उन्होंने क्या किया, जो आंकड़े थे एक्सरे विवर्तन के आंकड़े, जो विलिंगसन, ये देखिए नाम याद रखेंगे आप इनके, और रोजालिन फ्रैंकलिन के कार्यों से प्राप्त हुए। इन्होंने बहुत सारी रिसर्च की कि डीएनए जो है न्यूक्लियोटाइड से बनता है और लंबी लंबी चेन्स होती है, और डीएनए एक नहीं दो डबल हेलिक्स होता है, मतलब एक सीढ़ी के समान पैरेलल संरचना होती है। ये सारी बातें इन्होंने बताई थी, उसका कंक्लूजन ये लेकर आए। उसके बाद थे इरविन चारग्राफ का लॉ, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। इस पे थोड़े से क्वेश्चंस भी आते हैं, करेंगे हम जब होमवर्क करेंगे या फिर लास्ट में जब चैप्टर एंड होगा। चारग्राफ द्वारा प्रस्तुत डीएनए में उपस्थित विभिन्न क्षारक कौन से, वही नाइट्रोजनिक क्षारक के अनुपात संबंधी आंकड़े जो 1951 में प्रकाशित हुए थे। इन दो को ध्यान में रखते क्वेश्चन आ जाए कि वॉटसन एंड क्रिक ने किस आधार पर अपना डीएनए मॉडल दिया था। तो वॉटसन एंड क्रिक ने एक तो ये एक्सरे विवर्तन पे और चारगाफ के नियम के आधार पर डीएनए मॉडल, कुछ उनका भी था, सारा दूसरों का नहीं था। ठीक है, तो चारगाफ का लॉ क्या है ये पढ़ना है हमें, और अभी हम पढ़ते हैं। ये 1951 में आया था, और डबल हेलिक्स मॉडल जो था डीएनए का वो आपका 1953 में दिया हुआ था। इसको ईयर को ध्यान रखेंगे, और किसने दिया था, वॉटसन एंड क्रिक, जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने। चलिए अब बात करते हैं चारगाफ के लॉ की। डीएनए में एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन, ये हम पढ़ चुके हैं। अब ये ऐसे सिंबल ही आएंगे सबके, अभी आप पूछना मत एटीजीसी क्या है। तो एटीजीसी की मात्रा हर प्रजाति में अलग अलग होती है, ये उन्होंने बताया। दूसरा उन्होंने बताया कि प्रत्येक प्रजाति में एक ही मोलर मात्रा क्या होती है, थोड़ा सा केमिस्ट्री पढ़े हुए हैं। मोलर में नापते हैं किसी भी पदार्थ की सांद्रता को, नॉर्मलिटी भी में भी नापते हैं, लेकिन यहाँ पे मोलर। और आप सिंपल वे में अगर मोलर वोलर नहीं लिखना चाहते तो डायरेक्ट मात्रा भी लिख सकते हो, है ना, एक ही मात्रा, कोई बुरा नहीं मानेगा। ठीक है, की मात्रा व टी, ये मेरे उसमें छिप गया सर्कल करने में, बेचारा टी ढक दिया मैम ने उसको। मोलर मात्रा व टी की मोलर मात्रा के समान तथा जी की मोलर मात्रा सी की मोलर मात्रा के समान होती है। क्या मात्रा समानता मैं समझाती हूँ। देखो ये कॉन्सेप्ट इनका ये कहना था कि हमारे जो भी हम न्यूक्लिक अम्ल बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल क्योंकि इन्होंने डीएनए पे मॉडल दिया है तो डीएनए की बात करते हैं कि अगर डीएनए में जितने ए हैं, यानी ए की जितनी मात्रा है उतनी ही मात्रा किसकी होगी, टी की होगी। ठीक है, और ऐसे ही अगर किसी में डीएनए में जी की मात्रा है या सी की मात्रा है, वो किसके समान होगी, सी की मात्रा के। संख्या भी बोल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये कह दूं कि मेरे पास किसी डीएनए में 8 ए है, यानी एडेनिन है, तो ये 100% श्योरिटी है कि उसके पास टी भी कितने होंगे, 8। अगर मैं कह दूं कि मेरे पास डीएनए जो है उसमें जी जो है वो 10 है, तो इसके 100% श्योरिटी है कि उसके पास सी भी कितने होगा, 10 होगा। साथ ही उन्होंने क्या कहा कि इसको और अगर हम अलग वे में प्रदर्शित करना चाहें तो हम ये लिख सकते हैं कि A/T इज इक्वल टू 1 एंड G/C इज इक्वल टू 1।
यानी कि अगर हम A का अनुपात, जो भी संख्या या मोलर मात्रा है उसका और T का अनुपात लेंगे तो वो 1 निकलेगा। मतलब क्यों 1 निकलेगा, देखो यहां से समझ में आ रहा है। अगर मैं A/T करूं यहाँ पे तो क्या आएगा 8/8, क्या आएगा आंसर 1। तो कोई नया लॉजिक दे दिया क्या इन्होंने, वही मैथ सीखी है। ऐसे ही G और C की सेम आएगी, 1 आएगी। तो ये जो दो लॉ थे इनके, एक तो वो वाला और एक ये, इस पे गौर करिएगा। इसको हम और दूसरे तरीके से देखो, एक और समझा देती हूँ। जैसे हमारे पास ये डीएनए, लंबा चौड़ा डीएनए बहुत लंबा है। मैं यहाँ पे कुछ न्यूक्लियोटाइड लिख रही हूँ, यहाँ पे ए है, ए के साथ टी पेयर करता है, जी के साथ सी पेयर करता है, ए के साथ टी पेयर करता है और जी के साथ सी पेयर करता है। अभी इसके लिए भी एक रोचक जानकारी आने वाली है, अभी पढ़ेंगे हम, क्योंकि वॉटसन क्रिक ने ही बताया था। अब ये मैंने कहीं 2 लगाए, कहीं 3 लगाए। वैसे आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा कि 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, अभी पढ़ रहे हैं उस पर। आप सिर्फ संख्या पे ध्यान दिए। अगर मैं यहाँ ए गिनूँ तो कितने हैं, 1 2 2 हैं। टी गिनूँ तो कितने हैं, अगर मैंने ये टुकड़ा लिया है और उसमें अगर ए लिए, क्योंकि ए के साथ बॉन्ड टी होगा, जहां जहां ए होगा वहां वहां टी होगा, तो ऑब्वियसली बात है अगर ए 2 है तो टी भी 2 होंगे। जी को देखो, जी कितने हैं, 1 और 2 हैं, तो सी भी 1 और 2 ही होंगे। वो तो सिंपल सी बात है, ये कोई नया लॉजिक नहीं है, क्योंकि ए के साथ जुड़ना तो टी है ना, जहां ए होगा वहां टी होगा। तू जहां जहां चलेगा, है ना वो गाना सुना, तो ये जहां जहां टी जाएगा वहां वहां ए जाएगा, जहां जहां ए जाएगा वहां वहां टी जाएगा। ठीक है, साए की तरह। तीसरा लॉ उन्होंने दिया था कि जितने डीएनए में, जो मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल के फॉर्म में प्रदर्शित कर दिया, कि जितने प्यूरिन है किसी डीएनए में उतने के उतने पिरिमिडीन भी होंगे। ये देखो, ये एग्जाम्पल यही शो कर रहा है। अगर यहाँ पे 2 ए है, ए क्या है, एडेनिन यानी कि प्यूरिन है। प्यूरिन अगर 2 है, ए एडेनिन है, तो पिरिमिडीन क्या होते हैं, पिरिमिडीन होते हैं साइटोसिन और थाइमिन। तो देखो अगर ए और जी कितने, ये दोनों ए और जी क्या है, प्यूरिन्स है ना, ए और जी क्या है, प्यूरिन्स है। कितने हैं, 2 है, यानी कि टोटल मिला के हम कितने बोल सकते हैं, प्यूरिन कितने हैं, 4। तो देखो पिरिमिडीन भी 4 होंगे, 2 + 2 4, क्योंकि साइटोसिन और थाइमिन दोनों ही तो प्यूरिन, तो ये भी 4 होंगे। तो इन्होंने एक और इस पे कॉन्सेप्ट निकाल दिया, सी वाला, कि A + G = T + C। मतलब A और G जितने होंगे, यानी कि प्यूरिन की जितनी मात्रा होगी उतनी ही मात्रा किसकी होगी, पिरिमिडीन की भी होगी। ये चारगाफ का लॉ था, इसको आपको याद रखना है। इस पे क्वेश्चंस करेंगे हम, किस टाइप के आते हैं, डायरेक्टली भी आता है, चारगाफ का नियम समझाइए, और थोड़े से न्यूमेरिकल टाइप भी आते हैं, देखेंगे इनको धीरे धीरे। चलिए अब आ जाते हैं मेन वॉटसन और क्रिक के मॉडल पे, जहां पे हमें कुछ जानकारियां मिलेंगी जो पढ़ेंगे हम। यह 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला से बनी होती है, जिसमें आधार या रीड का मतलब वही मेन, हमारी जो हमने मोतियों की माला बनाई थी अभी थोड़ी देर पहले, उसको बोल रहा है ये रीड या बैकबोन इंग्लिश में जिसको कहते हैं, वो 3 फॉस्फेट, शर्करा और फॉस्फेट अणुओं की बनी होती है। ठीक है भाई, हमने देखा था ना ऑल्टरनेटिव फॉर्म में बनी थी, बीच में शर्करा थी, ऊपर फॉस्फेट था, नीचे फॉस्फेट था, तो ये वही कह रहा है। ये बुक की सेम लाइन है, एनसीईआरटी में ऐसे ही लिखी हुई है, इसीलिए मैं आपको समझा रही हूँ कि वो कैसे लिखी हुई है और उनका मतलब क्या है। अणुओं की बनी होती है जिसमें से क्षारक अंदर की ओर निकले रहते हैं। ये क्या है भाई, ये हमने पेंटोज बनाया था, बना लिए हैं हमने। यहाँ पे हमने क्या किया था, फॉस्फेट जोड़ा था P, और इधर नीचे वाले का भी फॉस्फेट होगा एक ऐसा, तो बोल रहा है फॉस्फेट, पेंटोस फॉस्फेट हो गया, प्लस अंदर की तरफ क्या होते हैं, नाइट्रोजनिक बेस होते हैं, हमने अंदर ही बनाए। ठीक है, दोनों श्रृंखलाएं एक दूसरे के प्रति समांतर होती है, इस बात को जरा समझो। प्रति समांतर, समांतर तो आपने सुना है कि जब 2 लाइन एक दूसरे के साथ चले और कभी ना मिले, जुदा ही रहें, है ना, नदियां के 2 किनारे, गाने तो सुने होंगे जो कभी नहीं मिलते। तो उन्होंने क्या किया कि प्रति समांतर है, ये पैरेलल तो है, मतलब एक डीएनए की बोन जो हमने एक ही बनाई थी, अभी दूसरी वाली बनाएंगे तब बताएंगे कि अगर एक डीएनए की, मान लो ये रीढ़ की हड्डी जिसको ये कह रहा है, ये है, ठीक है, तो उसके साथ दूसरी वाली उसके समांतर ही रहेगी,
मतलब ये कभी एक दूसरे को काटेंगे नहीं। डबल हेलिक्स का मतलब होता है दो बोन्स है हमारे पास, ये भी न्यूक्लियोटाइड्स की बनी हुई है, ये भी न्यूक्लियोटाइड्स की बनी हुई है, ठीक है। प्लस ये दोनों कैसी है, पैरेलल है, मतलब एक दूसरे को कभी काटेगी नहीं। लेकिन कैसी भी है, ये कुंडलित भी है, मतलब ऐसी कुंडलित भी है। डीएनए तो हमने देखा है कैसा होता है, ऐसा बनाते हो जब भी बनाते हो, वो हम सिंगल स्ट्रैंड बनाते क्योंकि हम मतलब डीपली नहीं बनाते, ठीक है। तो ये कह रहा है प्रति समांतर होती है। इस प्रति का क्या मतलब है, ये प्रति अपने आप में एक प्रति है, बताती हूँ इसका क्या मतलब है। आ जाओ इधर बोर्ड पर, चलो अब बात को धीरे समझना, क्योंकि ये प्रति समांतर कभी आपको शायद कि पता नहीं किसी ने समझाया या नहीं। ये हो गया एक पेंटोज, अब सिर्फ डब्बे बना रही हूं मैं, ज्यादा कुछ भी नहीं। ये नाइट्रोजन, इधर हो गया फॉस्फेट, ठीक है। इसी से इधर फॉस्फेट जुड़ा हुआ है और इसी से वापस कौन जुड़ेगा, पेंटोज, और फिर इधर नाइट्रोजन, फिर फॉस्फेट। ये बात तो समझ में आई है, अभी तक हमने एक तरफ की बनाई थी। अब ये कह रहा है दूसरी वाली, क्योंकि डीएनए क्या है, डबल हेलिक है, मतलब इसके दो स्ट्रैंड है, एक इधर है और एक इधर है, और दोनों पैरेलल है। दूसरा पैरेलल तो है लेकिन प्रति समांतर है। अगर यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि पेंटोस किससे जुड़ा हुआ है, 5 से जुड़ा हुआ है, 5 प्राइम से जुड़ा हुआ है। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, वो बात मैंने वहां पे इसीलिए समझाई थी क्योंकि ये बात मुझे समझानी, 5वें कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो ये जहां पे भी खत्म होगा, चलो ये मान लो यहाँ पे खत्म हो रहा है, एक और बना देते हैं यहाँ पे। तो ये कौन सा सिरा है भाई, ये तो है। यहाँ पे अगर मैं फॉस्फेट नहीं जोड़ूं तो ये कौन सा सिरा है, 3 प्राइम है ना, 1 2 3, तीसरे नंबर का कार्बन है। तो ये कौन सा है, 3 प्राइम तो हो गया ना, वहां पे 5 प्राइम है, यहाँ पे 3 प्राइम है। इसके साथ वाला जो रहेगा वो प्रति है, मतलब इसका उल्टा है। अगर ये 5 से 3 की तरफ जा रहा है तो वो 3 से 5 की तरफ आएगा। इसको जस्ट अब उल्टा बनाना है आपको। कैसे, ये देखो भाई, उल्टा बनाने की टेक्निक जो है वो थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना। यहां पे क्या होगा, चलो ये 3 बना है, इधर 3 बना है, देखो मैंने उल्टा बनाया है। अब ये कौन सा सिरा है बताओ, 5वां सिरा है। यहां से ऑक्सीजन के बाद से हम 1 जुड़ते हैं ना, तो 1 2 3 4, और 5वें से जुड़ता है ना, 4 तो अंदर आ जाता है। 5वां जो CH2OH ग्रुप होता है, CH2OH ग्रुप होता है, उसी से तो फॉस्फेट जुड़ता है। वो मैंने यहाँ पे CH2 नहीं लिखा है क्योंकि हम सिंबॉलिक फॉर्म में, 5वें से जुड़ा हुआ है। तो ये 5 प्राइम, ये खत्म कहाँ हो रहा है, ये देखो, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड कहाँ पे खत्म हो रहा है, 3 प्राइम पे खत्म हो रहा है, ठीक है। अब ये नंबरिंग कैसे दे, आप बोलोगे मैम इधर से भी तो 1 दे सकते हैं, नहीं दे सकते। एक बार जो नंबरिंग दे दी कि अगर हम चाहें कि हमें पेंटोस को नंबरिंग देनी है तो राइट साइड से दी हुई है हमने पहले, मतलब राइट साइड से 1 दिया है, तो इधर भी तो फिर इसका राइट देखो ना, ऐसे होके किधर आएगा, इधर ही तो आएगा राइट, तो यहीं से तो देनी पड़ेगी 1 2 3। नंबरिंग तो एक सेम प्रोसीजर से दी जाती है ना, ऐसा थोड़ी एक बार आप नंबरिंग 1 2 इधर से दे दो, एक बार इधर से दे दो, जो सिंबॉलिक है उसी से देनी पड़ेगी। CH2 को हम 5वां बोल रहे हैं, तो ये 5वां, ये चौथा है, तो ये तीसरा ही हुआ ना, ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये इस तरह से हो गई, ये तो हो गई पैरेलल, दोनों एक दूसरे के समांतर है। और प्रति समांतर का मतलब उल्टी, अगर ये 5 से 3 की तरफ जा रही है तो ये 3 से 5 की तरफ आ रही है। देख लो, इसका तीसरा खुला है, 5वें पेंटोज है। और आगे बढ़ाते जाओ, बोले कितना भी बढ़ाओगे ये ऐसे ही रहेगी क्योंकि आपने बनाई उल्टी है, इसी को उल्टा बनाया, इसीलिए हम बोल रहे हैं इसका मीनिंग होता है प्रति समांतर। समांतर वर्ड तो आपको पता है, लेकिन प्रति समांतर का मतलब होता है एंटी पैरेलल, और ये इसी तरह क्या करेगी, ग्रो करेगी, कभी नहीं मिलेगी। अब इनके बीच में बॉन्ड कैसा बनता है वो भी हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा। अब इसके साइड नाइट्रोजन जुड़े हुए, नाइट्रोजन अंदर की तरफ जोड़ने, ये लो नाइट्रोजन जोड़ देते हैं। इसके फर्स्ट से नाइट्रोजनिक बेस जुड़ा है, प्यूरिन या प्यूरान, इसके भी फर्स्ट से और इसके भी फर्स्ट से। अब मेरा थोड़ा क्या है, ऊपर नीचे बन गया है, थोड़ा सा मैं इसको शिफ्ट भी नहीं कर सकती,
कुछ करते हैं, रुको। ये वाला तो सेम बना है, थोड़ा सा इसको ऊपर बना लेते हैं क्योंकि हमें बॉन्ड बताना है ना, फिर बॉन्ड बताना है, ठीक है। ये हो गई एंटी पैरेलल। अब जरा सीढ़ियों के बारे में, घूमने वाली सीढ़ियां देखी है किसी ने, कैसी होती है? वो दो लाइंस होती है, वो कैसे चलती है? ऐसे ऐसे घूम के चलती है ना, ऐसे। क्या वो कभी मिलती है दो सीढ़ियां? घूमने वाली सीढ़ियां, सीधी सीढ़ियां तो नहीं मिलती, घूमने वाली सीढ़ियां जो ऐसे घुमावदार सीढ़ियां बनाते हैं ना, आजकल फैशन चला है ऐसे घूमते हुए, है ना, यूं जाएगी यूं जाएगी यूं जाएगी यूं जाएगी, ऐसे जाती है। उनको देखो, बस सेम वही डीएनए का स्ट्रक्चर ये है, लेकिन बस वो लोहे की बनी हुई है, यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड की बनी हुई है। दो सीढ़ियां होती है, वो कैसे जाती है भाई? अगर दो घूमने वाली सीढ़ियां हैं तो वो कैसे, ऐसे ही तो घूमेगी। ये मैं थोड़ा खोल के बना रही हूँ, है ना, आप उसको सोचो ऐसे जा रही है वो, ऐसे घूम के ऐसे, तो कैसे बनेगी? तो अब डीएनए को मैं आपको, अगर हम इसको लाइन के रूप में शो करें तो आपको डीएनए कुछ ऐसा दिखेगा। देखो, ये पहला वाला स्ट्रैंड है इसका, ठीक है। दूसरा वाला स्ट्रैंड बनाते हैं। एक ऊपर की तरफ जा रहा है, पीछे दूसरा निकल रहा है, ठीक है, एक दूसरे के। अब ये आप समझो इसको कि ये ऐसे सीढ़ियां जा रही है इस तरफ, ये दोनों ना एक दूसरे से मिलेगी नहीं। और भी इसको अगर मैं थोड़ा घिच पिच करके बनाना चाहूं तो ऐसे बना सकती हूँ। ये देखो, दूसरा वाला यहां से, ऐसा गंदा, लेकिन ऐसा नहीं, हम थोड़ा खोल के बना रहे हैं इसको, ठीक है, इसीलिए ऐसा बना रहे हैं। देखो यहाँ पे क्या है, ये फोल्डिंग है। यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे आपको फोल्डिंग मिलेगी। हमें ये, मैंने आपको समझाने के लिए पूरा बनाया है, लेकिन अगर आप इसको ऐसे ले जाएंगे तो ये यहाँ से जाके आपको ऐसा दिखेगा, बंद सा, ऐसा। ये यहाँ से भी बंद दिखेगा ऐसे, क्योंकि फोल्ड हो रहा है वहां पे, ऐसे बंद सा दिखेगा, ठीक है, क्योंकि वो ऐसे करके रिबन फोल्ड हो रही है ना, इसीलिए, ठीक है। तो ये इस तरह से रहेगी दो। ये जो है, ये दो क्यों है? ये दो ये हैं और बाकी ये दो ये हैं ग्रीन कलर के, इसीलिए इसको बोल रहे हैं द्विकुंडलित, मतलब डबल हेलिक। देखो दो है, एक ये हेलिक व्हाइट वाला, एक ये हेलिक। अब आगे की कहानी पढ़ते हैं। दोनों श्रृंखलाएं एक दूसरे की, ये समझ में आ गया, एंटी पैरेलल जो बहुत इंपॉर्टेंट था। प्रत्येक श्रृंखला एक दक्षिणावर्त हैंडल कुंडलित स्पाइरल होती है तथा दोनों श्रृंखलाएं आपस में कुंडलित होकर एक डबल हेलिक बना लेती है या द्विकुंडलिन बना लेती है। इसका क्या मतलब हुआ है दक्षिणावर्त? देखो, घड़ी की दिशा, देखो डीएनए बहुत साइड से जो है, जो रोटेशन है उसका, ये घूमने वाला सर्कल, हम बोलते हैं एक घड़ी की दिशा में घूमना, जिसको दक्षिणावर्त बोलते हैं, जो यहाँ पे लिखा हुआ है क्लॉकवाइज, और एक होता है एंटी क्लॉकवाइज। तो डीएनए जो है, अभी हमने सिर्फ एक टाइप का डीएनए पढ़ा है, डीएनए ए बी सी डी और जेड, 5 टाइप के होते हैं, ठीक है। तो सबका कुंडलन जो है वो अलग अलग होता है। एक तो हो गया घड़ी की दिशा में, घड़ी कैसे, अगर मेरे हिसाब से देखो तो इधर ऐसे घूम चलती है, आपको उल्टी दिख रही होगी, मेरे हिसाब से देखो तो इधर, तो कैसे, ऐसे अगर डीएनए घूम रहा है घड़ी की दिशा में, यानी कि ऐसे, तो ये हो गया दक्षिणावर्त। लेकिन अगर ये ऐसे घूम रहा है उल्टा, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो उसको वामावर्त बोलते हैं। तो डीएनए जनरली, जिस डीएनए की बात वॉटसन ने की थी, वो कैसा था? दक्षिणावर्त, यानी राइट हैंडेड, राइट साइड में क्लॉकवाइज घूम रहा है, और ये क्या बना रहा है? द्विकुंडलित संरचना बना रहा है। आगे जरा देखो,
दोनों रज्जु, रज्जु का मतलब वही स्ट्रैंड्स, ठीक है, जो हेलिक्स है, जो हमने बनाए न्यूक्लियोटाइड से, या श्रृंखलाओं के क्षारक आपस में हाइड्रोजन बंध द्वारा युग्मित होकर क्षार बेस बनाते हैं या क्षार युग्म बनाते हैं। ये कहानी के लिए मैंने यहाँ पे छोड़ रखा है। देखो यहाँ पे नाइट्रोजेनिक बेस बनाए हमने, ये नाइट्रोजेनिक बेस प्यूरिन होंगे या पिरामिडिन होंगे। अब जो प्यूरिन और पिरामिडिन है उसका कॉन्सेप्ट ये है कि हमेशा एक प्यूरिन से दूसरा पिरामिडिन जुड़ेगा। हमारे पास प्यूरिन कौन से हैं, ए और जी, तो हमेशा अगर प्यूरिन है तो उससे दूसरा पिरामिडिन जुड़ेगा, और कौन से बंध से जुड़ेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड से। यानी कि ए के साथ क्या जुड़ता है, टी जुड़ता है, और जी के साथ क्या जुड़ता है, सी। और जब आरएनए की बात होगी तो ए के साथ टी की जगह क्या आ जाएगा, यूरेसिल आ जाएगा, यू आ जाता है टी की जगह। तो ये दोनों हाइड्रोजन बंध से जुड़े होते हैं, लेकिन ये हाइड्रोजन बंध जो है वो डिपेंड करते हैं कि कौन किससे जुड़ा हुआ है। एडेनिन और थाइमिन डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से, और ग्वानिन और थाइमिन 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो इनमें ये जो बॉन्ड है ये कौन सा है, हाइड्रोजन बंध। तीसरा वाला बंध आ गया है भाई, जिन बंधों की हम बात कर रहे थे, हाइड्रोजन बॉन्ड है। ए और टी के बीच में डबल, और जी और सी के बीच में ट्रिपल। अब ये ए और टी को इक्वल टू ना समझे, इक्वल टू वाले 4 ग्राफ के लॉ में बात की थी, यहाँ पे हम ये बंध की बात करें, कंफ्यूज ना होए, ठीक है। अब जब ये नाइट्रोजनी बंध बन जाते हैं तो डीएनए में ये कैसे दिखेंगे, डीएनए में ये आपको जो डंडे दिखते हैं ना, ये नाइट्रोजन बंध होते हैं, मतलब ये नाइट्रोजनिक बेस होते हैं। अब मैं एन ही बना रही हूँ क्योंकि, या चलो एक बार आपको बता देते हैं। जैसे यहाँ पे ए है तो इनके बीच में डबल बॉन्ड होगा टी के साथ। अगर यहाँ पे जी है तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड के साथ सी होगा। फिर अगर यहाँ पे ए है तो यहाँ पे डबल बॉन्ड के साथ टी होगा। यहाँ पे सी है मान लो तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड के साथ जी होगा। यहाँ पे टी है तो डबल बॉन्ड के साथ ए होगा। तो ये डंडे ऐसे जो दिखते हैं ना वो इनके हैं, इस चीज़ के, हाइड्रोजन बॉन्ड के, ठीक है। आओ आगे। डीएनए कुंडलित के दोनों रज्जुओं के बीच दूरी हमेशा निश्चित होती है क्योंकि पैरेलल है भाई। समांतर का मतलब ही है उनके समांतर तो है, प्लस उन दोनों स्ट्रैंड्स के बीच में, इन दोनों स्ट्रैंड के बीच का जो डिस्टेंस है वो भी क्या है, सेम है। डीएनए अणु की अक्ष पर दो निकटवर्ती क्षारक युग्म के बीच की दूरी 0.34 नैनोमीटर है। ये क्या बात है, ये बात है कि जो नाइट्रोजेनिक बेस है, क्षारक युग्म, कौन कौन से क्षारक युग्म, ये क्षारक युग्म, ये एक क्षारक युग्म यानी दोनों नाइट्रोजेनिक बेस, चाहे वो प्यूरिन पिरामिड कुछ भी हो, ए और टी, जैसे यहाँ पे ए और टी है, यहाँ पे जी और टी, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है, इनके बीच की जो दूरी है वो कितनी है, 0.34 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर में 10⁻⁹ मीटर होते हैं। इस बात को मैं कई बार समझा चुकी हूँ, ठीक है। तो ये कितना छोटा साइज है आप देख रहे हो, 0.3, दोनों के बीच की दूरी वो फिक्स है। इन दोनों के बीच भी 0.3 होगी, इन दोनों के बीच भी 0.34 होगी, सॉरी 0.34 आगे भी 0.34 ही डिस्टेंस रहेगा। नेक्स्ट है द्विकुंडलित का एक पूर्ण मोड़। पूर्ण मोड़ का मतलब एक टर्न, जैसे सीढ़ी है, आप सीढ़ी पे खड़े हैं, मान लीजिए आप वो जो घूमने वाली सीढ़ी जिसकी हम बात करें उसके फर्स्ट सीढ़ी पे खड़े हैं, ये सीढ़ी घूमकर जा रही है। अब आप इमेजिन करो कि आप यहाँ आ गए, आप यहाँ खड़े हो, इस जगह पे आप खड़े हो, तो आपके जस्ट ऊपर वाली सीढ़ी, आपके जस्ट ऊपर वाली सीढ़ी जो है वो एक, इस सीढ़ी का क्या हो गया, एक टर्न हो गया, क्योंकि सीढ़ी घूम रही है, सीढ़ी घूमने वाली है ना। तो आप इस सीढ़ी पे खड़े हो, ये मान लो फर्स्ट सीढ़ी है, अब ये सीढ़ी घूम कर जा रही है और एक आपके जस्ट ऊपर एक आदमी खड़ा है, वो जिस सीढ़ी पे खड़ा है वो इसका एक टर्न हो गया, मतलब पूरा एक टर्न, 360 डिग्री का टर्न। तो इसका एक जो टर्न है वो कितना है, 3.4 नैनोमीटर का होता है। अर्थात द्विकुंडलित की पिच का मतलब वही टर्न, नैनोमीटर 3.4 नैनोमीटर के होती है। वह प्रत्येक घुमाव में लगभग 10 क्षार
युग्म पाए जाते हैं। ये क्या बात है कि एक टर्न जो है वो 3.4 नैनोमीटर का है, मतलब उतना एक टर्न है इसका, प्लस इसके अंदर जो क्षार आ रहे हैं, ये देखो एक टर्न, मैंने कहा सीढ़ी, तो मान लो आप इस डीएनए की इस जगह पे खड़े हैं, ये वाली, तो इसके जस्ट ऊपर वाले पोजीशन, इसके जस्ट ऊपर वाला, ये इसका क्या हो जाएगा, एक टर्न हो जाएगा, ये वाला। ये एक टर्न कितना है इसका, ये एक टर्न है 3.4 नैनोमीटर, ठीक है। और इस टर्न में जो क्षार युग्म आ रहे हैं, मतलब ये जो क्षार हैं वो कितने हैं, जो पेयर है नाइट्रोजेनिक बेस पेयर वो 10 है, बेस पेयर, ठीक है, नाइट्रोजेनिक बेस पेयर 10 है। तो ये जो दूरी आई है ना, ये इसी से आई है। देखो एक टन में 3.5 टन मीटर का, नैनोमीटर का टन है, और एक टन में 10 क्षार है, तो उनके बीच की दूरी कितनी होगी, मैथ्स थोड़ी सी आती है। एक टन में 10 नाइट्रोजेनिक क्षार है और उनके बीच उस टन की लंबाई 3.4 मीटर लंबाई है, तो उनके बीच की दूरी क्या होगी, तो उनके बीच की दूरी ये देखो 3.4/10, ये आ गया ना 0.34, तो इसीलिए ये दूरी जो है वो 0.34 है, ये ऐसे निकाली हुई है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए, कुछ लोग इसको ऐसे भी बोलते हैं कि देखो मान लो ये, क्योंकि हम तो यहाँ अज्यूम कर रहे हैं आपको समझाने के लिए, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर ये इसको क्या बोलेंगे, यहाँ पे एक गड्ढा दिख रहा है आपको, ऐसा ही गड्ढा यहाँ पे भी है, तो दो गर्त का मतलब वही गड्ढे, दो गड्ढों के बीच को भी एक टर्न बोल सकते हो आप। ये दो गर्त या दो, जैसे हमने दो ऊपर वाले लिए हैं, है ना, क्रेस्ट लिया है हमने, दो क्रेस्ट के बीच की दूरी बोलो या दो गर्त के बीच की दूरी बोलो, वो दोनों ही एक टर्न कहलाएगा, और एक टर्न कितने का है, 3.4 नैनोमीटर का। नेक्स्ट है, द्विकुंडलिन में प्रत्येक रज्जु की दूसरे का पूरक होता है। ये हम पढ़ चुके हैं कि पूरक है भाई, दोनों मिल रहे हैं ना नाइट्रोजेनिक बेस से, तो एक रज्जु की दूसरे का पेयर है, पेयर बनाया है नाइट्रोजन से, नाइट्रोजन को कनेक्ट करवाया है बेस को, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए। कब बनेंगे, जब ए से टी होगा तभी तो मिलेंगे। तो ये यही कह रहा है कि दोनों एक दूसरे के क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है, मतलब ए के साथ टी जुड़ा हुआ है, जी के साथ सी जुड़ा हुआ है, इस तरह से जुड़े हुए हैं। ये देखिए, ये आपकी इमेजिनेशन को थोड़ा सा और सही कर देगा। ये हमने यहाँ पे काफी गिचपिच है, लेकिन थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं इसको कि आखिर में डीएनए जो बनाया है हमने क्या है। ये देखो, ये तो हो गया एक थाइमिन, ये वाला जिसको हमने एन से डिनोट करा, ये पिरामिडीन है। पिरामिडीन से कौन जुड़ेगा, प्यूरिन, तो ये दूसरा एडेनिन देख लो ग्रीन कलर का, और इनके बीच में बनता है बॉन्ड। ये देखो दो हाइड्रोजन, ये देखो डैश डैश दिख रहे हैं आपको, क्योंकि ये क्या है, ये जी है और ये सी है, ब्लू वाला सी है, रेड वाला जो है वो जी है, तो इनके बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है, डैश डैश वाले, तो इनके बीच में 3 होते हैं, 3 दिख रहे हैं आपको। ये नाइट्रोजेनिक बेस है बीच वाले, ये हमारी वो बैकबोन है जिसमें ये देखो फॉस्फेट, फॉस्फेट के बाद पेंटोज, पेंटोज के बाद फिर फॉस्फेट, फिर पेंटोज, फॉस्फेट, और यहाँ पे देखो 3 एंड दिख रहा है आपको, 5 प्राइम एंड, और इधर देखो 3 प्राइम एंड दिख रहा है। इधर उल्टा देखो, क्योंकि मैंने बोला दोनों अपोजिट रहेंगे, अगर इधर 3 है तो इधर वाला एंड कौन सा होगा, 5 प्राइम, और उधर ऊपर देख लो 3 प्राइम। किसी भी एंगल से गिनो, 3 प्राइम से 5 प्राइम गिनो या 5 प्राइम से 3, दोनों कैसे रहेंगे, एंटी पैरेलल। और हमने उल्टे बनाए थे, देखो इसका ओ ऊपर है पेंटोज का, और ये नीचे, इसका देखो नीचे ओ है, ये पेंटोज शुगर देख लो उल्टी बनी हुई है, क्योंकि ये दोनों कैसे हैं, प्रति समांतर। और अच्छे से और देखना चाहते हो तो ये देख लो, ये देखो ये हेलिक है, रिबिन को अगर आप फोल्ड करोगे तो वो कुछ ऐसी दिखेगी, और 2 रिबिन को अगर आप फोल्ड करोगे तो वो कैसी दिखेगी। अब इसमें देखो ये वही डी क्या है हमारा, डीएनए के लिए डी दे रखा है, क्योंकि डीऑक्सीराइबो पेंटोज शुगर होती है उसमें, तो डी के साथ फॉस्फेट, डी के साथ फिर डी, क्योंकि ये घूम के आया है भाई, इसको ऐसे मत समझना डी के बाद डी कैसे आ गया, एक फोल्ड लेकर आया ना, तो पेंटोज उधर छुप गया है, फिर डी के बाद पी, फिर डी के बाद पी, ऐसे अल्टरनेटिव दिख रहे हैं आपको। अब एक टर्न का मतलब जो मैंने कहा था, अब एक टर्न आप कैसे भी ले सकते हैं, सीढ़ी के हिसाब से मैंने बताया कि अगर आप यहाँ खड़े हैं तो आपके जस्ट ऊपर वाला जो फोल्ड आएगा वो एक टर्न कहलाएगा, मतलब ये वाला भी एक टर्न है। और अगर आप गर्त से लेना चाहते हैं तो इस वाले से लेकर इस वाले गर्त तक ये एक टर्न कहलाएगा।
गर्त को देखना चाहते हैं या उभार को देखना चाहते हैं, वो आपके ऊपर है। कोई भी लोगे इसमें नंबर ऑफ बेस पेयर कितने होंगे, 10 होंगे, यानी कि ये जो बेस पेयर हैं वो कितने होंगे, इसमें 10 नहीं दिख रहे, 10 होंगे क्योंकि इसको बड़ा बनाना था भैया हमें दिखाने के लिए। 10 होंगे प्लस इनके बीच में कितना 3.5 नैनोमीटर का गैप है इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में 0.34 का गैप है, और कितने हैं ये 10 है। ठीक है, इससे इसके बीच, इससे इसके बीच कितने हैं 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 नहीं है इसमें 10। ठीक है, और T से A जुड़ा है डबल बॉन्ड से, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से, G से C जुड़ा हुआ है ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से, फिर देखो ट्रिपल, फिर डबल, फिर ट्रिपल, फिर डबल, इस तरह से ये जुड़ा हुआ है। अब मुझे लगता है आपको डीएनए थोड़ा सा समझ में आया होगा कि क्या है डीएनए भला। चलिए, ये बैकबोन लिखा हुआ है, ये दोनों ही बैकबोन है। तो इसके साथ आज हमारा जो मेन चीज है डीएनए वो हमने खत्म किया। इसको समझ तो आ गया होगा, मैंने कोशिश की आपको समझाने की हर तरीके से, और 2-3 बार और पढ़ोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्या है डीएनए, क्योंकि आगे हमें इसकी कॉइलिंग पढ़नी है। तो मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक इंतजार कीजिए और पढ़ते रहिए डीएनए की संरचना।